हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं भाई उत्तराखंड टेट के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पेपर 1 की जो इंग्लिश आती है और पेपर 2 के लिए जो इंग्लिश आती है, दोनों के लिए लेवल रखा गया है। आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे और इस प्रकार के ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। इंग्लिश में जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, ये वीडियोस देखो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्ट समझने में आपके काफी मदद हो जाएगी इस वीडियो से। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भाई टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट कर लो शिक्षा फॉर नौकरी को, सारे नोट्स वगैरह जो है लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाओगे शिक्षा फॉर नौकरी के, वहां पर आपको पिन कमेंट मिल जाएगा जहां से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो सारी फ्री हैं एब्सोल्युटली। नोट्स के लिए आपको लिटिल बिट पे करना होगा, तो आप इजीली पे कर सकते हो। वहां पर कोई इशू नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो भी एक लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे रखा, वहां जाकर आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेरी करनी है उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। लास्ट तक देखो भाई, बताना मेरे को कितने क्वेश्चन सही हुए। काफी सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं इंग्लिश के इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिप्ड वर्ड। इनमें से कौन सा क्लिप्ड वर्ड है? क्लिप्ड का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे एक मेन वर्ड में से, कोई एक मेन वर्ड है उसमें से कट कर कर जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिप्ड वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिप्ड वर्ड? मेमो, कैंडल, क्लोजेस्ट, बोथ, बी एंड सी। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेमो जो है यहाँ पर क्या है? क्लोज वर्ड है। क्लोज वर्ड क्या मतलब? क्लिप्ड वर्ड है। क्लिप्ड का मतलब किस में से बना है? मेमो, मेमोरेंडम, मेमो, RANDUM, मेमोरेंडम होता है ना वर्ड, तो मेमोरेंडम को शॉर्ट कर दिया गया है। तो क्या बोल दिया? इसको मेमो बोल दिया, तो यानी कि क्लिप कर दिया है, बीच में से कट कर दिया है। तो इसको, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्लिप्ड वर्ड बोल रहे हैं। और मेमो यहाँ पर हमारे पास क्लिप्ड वर्ड है। कैंडल आपको पता है क्या होता है? मोमबत्ती होती है। क्लोजेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पास में जाना। बोथ बी एंड सी नहीं होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीजों को। आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड टेम्पो इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो वर्ड टेम्पो जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से लिया गया है, जर्मन से, इटालियन से, या फिर डच से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर है। जो टेम्पो वर्ड है, टेम्पो वर्ड हमारा ड्राइव्ड हुआ है इटालियन लैंग्वेज से। क्लियर हो गई बात? ये इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। जो क्या होता है, कहां पर? इंग्लिश में लिया गया है। ये टेम्पो वर्ड को किस में इंक्लूड किया गया है? इंग्लिश में लिया गया है। जैसे हम हिंदी में भी देखते हैं कि जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, या फिर देशज और विशेष विदेशज जो शब्द होते हैं, देशज का मतलब जो हमारे लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में जो इस्तेमाल किए जाते हैं देशज शब्द बोलते हैं। जो दूसरी भाषा से लिए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इटालियन वर्ड है टेम्पो, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अदर लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे आप देखते हो, आप इस्तेमाल करते हो तापस, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है? खाने में जो रोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चपाती बोलते हैं ना। तो चपाती भी दूसरी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। नेक्स्ट आता है पिज्जा, पिज्जा भी दूसरी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो हम मॉडिफाइड करके इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वर्टेड वर्ड। इनमें से कौन सा कन्वर्टेड वर्ड है? क्लोजेस्ट, रीअरेंज, इनपुट, या ऑप्शन डी बोलता है आइसक्रीम। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि कन्वर्टेड वर्ड कौन सा है। तो इजी है ये आंसर करना है इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका इजी है। क्लोज होता है भाई, जो क्लोज की फॉर्म होती है ना, CLOSE, CLO स्पेलिंग CLOSE, क्लोज हो गया ना। क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है। अब क्या बोल रही है? क्लोज है, तो ये फॉर्म लगा दी है, कन्वर्ट कर दिया गया। क्लोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? 3rd फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है भाई। वर्ड क्लोजेस्ट क्या है? क्लोजेस्ट को अगर हम देखें, क्लोजेस्ट का मतलब क्या है? ये नाउन है, ठीक है, एक प्रकार की संज्ञा है, नाउन है ये। और ये कैसे इस्तेमाल की जा रही है? एज ए वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको क्रिया के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं। बात करें अगर हम रीअरेंज की, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, रीअरेंज का मतलब क्या होता है? दोबारा से व्यवस्थित करना। रीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। और इनपुट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कमांड देना। जैसे हम लैपटॉप में कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोन पर आप टाइपिंग करते हैं तो वो क्या है? इनपुट है। इनपुट यानी कि किसी चीज में दर्ज करना चीजों को। तो ये क्या है भाई? जो किस चीज से मिलकर बने हैं? ये प्रीफिक्स से मिलकर बने हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होता है जो बाद में लगते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड में पहले लगकर, अरेंज में क्या लग गया? RE लग गया, ठीक है। पुट में क्या लग गया? इनपुट लग गया। तो ये क्या है? प्रीफिक्स वर्ड है। और आइसक्रीम कहाँ से लिया गया है भाई? आइसक्रीम जो है फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है आइसक्रीम। तो ये काफी सारी चीजें हो गई इंपॉर्टेंट, जो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दी है।
क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4, द वर्ड यूज्ड अपोजिट टू द वर्ड बोरिश। अब बोरिश वर्ड के अपोजिट, अपोजिट बोल लो या फिर आप एंटोनिम इसको कह लो, ठीक है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, जो उल्टा होता है। बोरिश का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्रूड होगा, रूड होगा, टेंजिबल होगा, या नन ऑफ द अबव। तो देखो बोरिश का जो अपोजिट वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अभिष्ट उत्तर है। अब बोरिश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब तक आपको वर्ड नहीं पता होगा। तो क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड। बोरिश का मतलब होता है सोफेस्टिकेटेड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो री सोफेस्टिकेटेड या फिर रीफाइंड, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। रूड का मतलब क्या हो गया, रूड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, मतलब जब अच्छा बिहेव नहीं करता कोई, बदसलूकी करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रूड बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। टेंजिबल का, टेंजिबल का मतलब क्या होता है भाई, टेंजिबल का मतलब हो गया जो मतलब फिजिकल, फिजिकल होता है। टेंजिबल का मतलब, रूड मतलब इम्पोलाइट हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। और बोरिश मीन्स का क्या मतलब होता है, बोरिश का मीन्स एक तरीके से आ जाएगा क्रूड यानी कि सोफिस्टिकेटेड या फिर रिफाइंड। तो ये हो गया अपोजिट वर्ड क्या है यहाँ पर, क्रूड है बोरिश का। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम कंक्लूड करें तो बोरिश का, इसको हम मीनिंग क्या होगा, बोरिश का मतलब सोफेस्टिकेटेड यानी कि बहुत ज्यादा, सोफेस्टिकेटेड का मतलब बोल रहे हो बहुत ज्यादा नाजुक टाइप की जो चीजें होती हैं, उसी का अपोजिट कर दिया है यहाँ पर क्रूड। आई होप क्लियर हो गया होगा। रूड का मीनिंग क्या होता है, इम्पोलाइट। टेंजिबल मीन्स क्या होता है, फिजिकल होना। तो इनका आप अपोजिट वर्ड इनकी मीनिंग से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपको आंसर बताना है कौन सा अपोजिट है इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। वर्ड क्या दिया गया हमारे पास, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है आपको, सेपरेट होना, स्पिरिचुअल, प्रेज करना, या फिर वर्टुअस। तो देखो कंसोलिडेट मतलब करना होता है एक जगह लेके आना सारी चीज को, कंसोलिडेट। जैसे हम बोलते हैं ना मार्कशीट बना लो आप, है ना, मार्कशीट, या बोलते हैं मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट लाओ आप अपनी। जो फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन करी है, बीए किया है, तो बीए की कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, एक ही मार्कशीट में आपकी बीए फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट हो गई, बीए सेकंड ईयर की भी मार्कशीट हो गई, और बीए थर्ड ईयर की होगी, तो एक ही जगह आ गया ना सारी चीजें, तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट। अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा भाई, सेपरेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। क्लियर हो गई बात। स्पिरिचुअल आपको पता है क्या होता है, स्पिरिचुअल कि भाई जो भी हमारा जो पूजा से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, यानी कि भक्ति भावना को हम क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है आप किसी भी चीज को कोई वार्म एक्सप्रेशन दे रहे हैं या वार्म ग्रीटिंग्स दे रहे हैं किसी को, या फिर उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा उसको इंस्पायर कर रहे हैं। प्रेज करना मतलब किसी के बारे में तारीफ करना, उसको हतोत्साहित ना करके उसको प्रोत्साहन देना। प्रेज करना कि भाई आपने ये बहुत अच्छा गेम खेला, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, तो उसको क्या हो गया, ये सब प्रेज करना हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, लास्ट आता है भाई हमारे पास वर्टियस। कि भाई वर्टियस का मीनिंग क्या होगा, वर्टियस, वर्टियस का मीनिंग होता है भाई हाई मॉरल स्टैंडर्ड, कि मतलब नैतिकता, जिसको हम बोलते हैं ना नैतिकता के जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब एक निश्चित चीजें जो होती हैं कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है नैतिकता का, तो उसको हम वर्टुअस बोल देते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये सारे मीनिंग थे। अपोजिट मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, कंसोलिडेट का सेपरेट हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। जो गिवन वर्ड है इसके सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स पूछा गया। नोशन का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि सेम मीनिंग वाला शब्द कौन सा होगा, कन्विक्शन होगा, लिबरल होगा, प्रिवेंट होगा, कंफर्म होगा। तो नोशन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कन्विक्शन। इसका मिलता जुलता वर्ड है नोशन का। नोशन का मीन्स क्या होता है कि मतलब कोई भी एक बिलीव कर लेना किसी चीज के बारे में, समथिंग, बिलीव इन समथिंग, इस क्या है, क्या कहलाएगा भाई, नोशन कहलाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्विक्शन बोल रहे हैं। इसी का मीनिंग नोशन का मिलता जुलता सिनोनिम्स वर्ड है कॉन्विक्शन। और नोशन का मतलब क्या है कि भाई कॉन्सेप्शन, या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज के बारे में बिलीव करना। बिलीव का मतलब आप विश्वास कर रहे हो किसी चीज के बारे में, तो ये हो गई बात। ठीक है। लिबरल आपको पता है उदार जो होते हैं उनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। मीन्स ओपन, लिबरल का मतलब क्या है, ओपन टू न्यू आइडियाज, कि आपके पास में कुछ नए नए आइडियाज हैं, उसके लिए आप किसी भी व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं कि भाई उदार दिल वाला, आप ऐसे कह सकते हो। प्रिवेंट, प्रिवेंट करने का मतलब क्या है भाई, किसी चीज से बचाना, तो वो क्या कहलाता है, प्रिवेंट कहलाता है। नेक्स्ट कंफर्म, मतलब भाई कंफर्म करने का मतलब क्या है कि हाँ भाई निश्चित कर दिया हमने, इस चीज को डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ये चीज, कि कल हम
स्टडी करेंगे, कंफर्म कर दिया है हमने अपने डिसीजन को कि हम कल निश्चित रूप से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो गई बात। तो ये सारे मीनिंग क्लियर हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है इसकी स्पीच को बदलना है। आई सेड दैट दे हैड ईटन द मील। अब आपको ये इसमें चेंज करना है जो स्पीच हमें दी गई है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आई सेड दे हैव एट द मील, दे हैज एट द मील, दे हैव ईटन द मील, या दे हैव ईटन। हैव और हैड इन्होंने दोनों साथ में लगा दिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर रहेगा नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। दे हैव ईटन द मील, उन्होंने मील खा लिया है, क्योंकि यहाँ पर एट लिख दिया, एट आ गया यहाँ पर, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, दे हैव ईटन द मील। क्या था भाई ये यहाँ पर, ये जो था डायरेक्ट सेंटेंस था। ये जो सेंटेंस दिया गया है क्या है भाई, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसको किस में कन्वर्ट करना था, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना था। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रूल होता है। क्या रूल होता है वो देखते हैं भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेड लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर, ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हमने किया है यहाँ पर, देखो क्या किया हमने, सब्जेक्ट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हैव या हेड में से हैव आ गया हमारे पास में, थर्ड फॉर्म ईटन द मील यानी कि ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया था वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटेंस का आपको पता चलना चाहिए कि सेंटेंस कौन से टेंस का दिया गया है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर प्रेजेंट किस में दिया गया, परफेक्ट में दिया गया। हमने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। तभी हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट के साथ हेड यूज किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किस में बदल जाएगा, इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 8। अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है मेरे। माई ग्रैंड फादर सेड दैट, आपको बताना है दैट ही डिड नॉट लाइक देम। अब इस सेंटेंस को आपको पता करना है कि भाई इनडायरेक्ट में है या फिर डायरेक्ट में है। तो हमें क्या करना है, ये सेंटेंस है हमारे पास डायरेक्ट में। अब डायरेक्ट सेंटेंस को फिर दोबारा से हमें किस में करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेंस पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन से टेंस में दिया गया है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किस में है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। भाई टेंस का आपको पता होना चाहिए। देखो इतना डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फीचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनकी पहचान आप लोगों को होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर आपको ये समझना। तो माई ग्रैंड फादर सैड दैट, वर्ब के साथ समझ सकते हैं, डिड नॉट लाइक देम, ही डिड नॉट लाइक देम। कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल परफेक्ट में हो गया। डायरेक्ट में सेंटेंस है, अब किस में बदलना है आपको, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सिंपल वाला सेंटेंस किस में चला जाता है भाई, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। उसी सेंटेंस में चेंज हो जाता है, बस प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, सिंपल का सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या रूल लगेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल है भाई, ये रूल आप लगा दो, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, माई ग्रैंडफादर सेड ही डज नॉट लाइक देम, ही डज नॉट लाइक देम। हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई ग्रैंडफादर सेड ही डज नॉट लाइक देम, किस में बदल दिया हमने, इसको इनडायरेक्ट में बदल दिया। व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल पास्ट से पास्ट, सिंपल पास्ट में बदल दिया, प्रेजेंट से पास्ट में बदल दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखी है हमने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ही डैश हर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर फाइनली मैरिंग हर। तो हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन नोइंग, नोज, विल नो या हैड नो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे कि आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होगी या मोस्ट एप्रोप्रिएट भरना होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, ऑप्शंस में सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ही हैड नो हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वो उसको बहुत लंबे समय से जानते हैं शादी होने से पहले। ये सेंटेंस बना है। तो क्या हो गया राइट आंसर हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इसमें क्या था भाई, हैड नॉन क्या है यहाँ पर, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस से लिया गया, यानी कि हैड नॉन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये बहुत पहले से जानते थे। ठीक है, थे में गया ना पास्ट में, शादी से पहले बहुत पहले से जानते थे, ये वाली बात आ रही है यहाँ पे निकल के। तो इसमें हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 10। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म लिखनी है। सेंटेंस देखते हैं,
आफ्टर बीइंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी डैश ऑफ ए हार्ट अटैक, ठीक है। हैड बीन डाइंग, डाइड, हैड डाइड, वॉज डाइंग। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर बीइंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी डाइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, शी डाइड। क्या हो गया यहाँ पर, ये कौन से सेंटेंस में बन गया, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये कर रहा है भाई सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और रूल फॉर सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड सब्जेक्ट आएगा। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपके पास, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, डाइड क्या दिखा रहा है यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन पंचुएटेड करेक्टली। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सही से कौन सा सेंटेंस लिखा गया है जिसमें सारी पंचुएशन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर चार सेंटेंस दिए, द विंडो फ्रेम्स विच आर ऑल इन डिफरेंट कलर्स नीड पेंटिंग। अब नेक्स्ट दिया है द विंडो फ्रेम्स विच आर ऑल इन डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर कॉमा आ गया, ऊपर वाले में यहाँ कॉमा नहीं था, नीड पेंटिंग। तो राइट जो पंचुएशन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में राइट पंचुएशन दिया है द विंडो फ्रेम्स, उसके बाद क्या लगा है कॉमा, विच आर ऑल इन अ डिफरेंट कलर कॉमा नीड पेंटिंग। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, इसके बाद कॉमा आया और ये एक अलग बन गया यहाँ पर लास्ट में क्या गया, नीड पेंटिंग। तो एंड में आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे तो प्रॉपर पंचुएशन इस सेंटेंस की ऑप्शन नंबर सी हो गई है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया गया क्वेश्चन है, शी सेड टू मी शी वेंट टू मीट एन एस्ट्रोनॉट। अब आपको ये भाई ये कन्वर्ट करना है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किस में है भाई, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। ये डायरेक्ट है तो किसमें बदलोगे आप इसको, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में बदलोगे। अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में बदलने के लिए तो क्या है, क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये दिया गया है भाई सिंपल पास्ट टेंस में। अब इसको आपको किसमें करना है, सिंपल पास्ट टेंस में। अब कन्वर्जन किसमें होगा, तो कन्वर्जन हो जाएगा भाई इसमें पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है ना, तो इसको आप बदल दोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दोगे। इनडायरेक्ट में जब आप जाओगे सिंपल पास्ट से किस में चला जाएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में जाने के लिए हमारे पास रूल क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। सेंटेंस को आपको देखना था, शी वेंट टू मीट एन एस्ट्रोनॉट, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में ले गए, पास्ट परफेक्ट में ले गए। पास्ट परफेक्ट में ले गए तो हमारे पास हैड आ गया, सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, शी टोल्ड मी दैट शी हैड मीट एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पर हेड का इस्तेमाल हो गया, वही जो हमने अपना रूल बताया था वो इंप्लीमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो है आपको सिंपल टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप इजीली इसको कर लोगे। अब फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 13 पर हम डिस्कस कर रहे हैं, शी सेड दैट शी लाइक पार्टीज। ठीक है, आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है, शी सेड दैट शी लाइक पार्टीज। अब आपको इसमें किस चीज में बदलना है, तो स्टेटमेंट है भाई ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट देख रहे थे, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्या होगा, इसकी डायरेक्ट स्पीच जो क्या होगी, शी सेड आई लाइक पार्टीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसकी डायरेक्ट स्पीच होगी। आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इनडायरेक्ट से जब हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारा क्या रूल लगेगा, सबसे पहले देख लो, सब्जेक्ट लगेगा हमारे पास, प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, उसके बाद सिंपल ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यही तो हमारा सेंटेंस बना, शी सेड आई लाइक पार्टीज। तो यहाँ क्या था, इनडायरेक्ट में शी सेड दैट शी लाइक पार्टीज। तो इसमें क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। इसको हमने किस में बदल दिया, सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया हमने। सिंपल प्रेजेंट टेंस में था तो किस में चेंज हो गया है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो गया, और ये वाला हमारा रूल लग गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर, आपको सही अप्रोप्रिएट आंसर बनना है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको राइट प्रीपोजिशन फिल करनी है। कैनेडियन गवर्नमेंट स्पेंड $52 बिलियन डैश ईयर 22 सब्सिडाइजिंग बिजनेस अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। तो यहां पर कौन सा राइट हमारा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, बिसाइड, इन, नन ऑफ द अबव। तो कैनेडियन गवर्नमेंट स्पेंड $52 बिलियन इन, कौन से ईयर में, ईयर में आता है ना, तो में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ऑन नहीं होगा।
ईयर पर नहीं आएगा, ईयर में आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर किसी भी ईयर के बारे में जब हम डिफाइन कर रहे हैं, या किसी भी मंथ के बारे में जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी मतलब कोई भी आप ग्रोथ बता रहे हो या डिक्रीमेंट बता रहे हो, किसी भी साल की कोई भी दर बता रहे हो, किसी महीने की कोई दर बता रहे हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है एक चीज और आती है भाई, ईयर मंथ का हमने देख लिया। अगर हम बात करें किसी डेज की बात करें, फिर दोबारा मंथ्स की बात करें, ईयर्स की बात करें, तो सब में सारे के सारे में चीजों में इन का इस्तेमाल हो जाता है हमारा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, 15 क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। ए डैश इज यूज्ड टू क्लाइम फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर। ब्लेंडर, स्टेप लैडर, हैंगर, नन ऑफ द अबव। तो इसको तो आसानी से कर सकते हो आप। किस चीज का इस्तेमाल करते हो भाई आप, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, जो स्टेप लैडर होती है। स्टेप लैडर का मतलब जो सीढ़ी होती है भाई, सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो ना क्लाइम करने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। तो स्टेप्स वाली जो लैडर होती है उसका आप इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एप्रोप्रिएट वर्ड लगाना था, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो आपको क्या पढ़ना है, व्हेन आएगा, व्हाइल आएगा, देन आएगा, या फिर वेयर आएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट उत्तर होगा। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, कि उसके आने से पहले क्या हुआ है, ट्रेन चली गई है। इससे पहले कि वो कहाँ स्टेशन पर आता, तो तभी क्या हुआ, ट्रेन उससे पहले निकल चुकी है। तो ये राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कंप्लीट करना है सेंटेंस चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज अनेबल टू गिव ए वैलिड रीजन फॉर डैश ड्रेन्स, ओवरफ्लोइंग, ब्यूटीफुल, क्लीन, या वेल मेंटेन। तो इसका तो आंसर आसानी से कर सकते हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज अनेबल, जो म्युनिसिपल या नगर पालिका है वो क्या थी, अनेबल थी एक सही जवाब देने के लिए, किस चीज के, जितने भी ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स हो रहे थे तो उनके लिए। ओवरफ्लो का मतलब होता है जैसे पानी का जब क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है, जब पानी जो है नदी नाले में बहने लगता है, सड़कों में बहने लगता है, ओवरफ्लो हो जाता है, नालों से बाहर आ जाता है, नालियों से बाहर आ जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर आएगा 18। क्वेश्चन 18, चूज द बेस्ट विच फिट इन द गिवन सेंटेंस। He loved to analyze every little dash of our conversation। क्या राइट फिल इन द ब्लैंक्स आएगा यहाँ पर, वाइब्स, नॉन्स, जॉल्ट्स, या स्नैरल। तो राइट आंसर है यहाँ पे नॉनसेस। तो he loved to analyze every little nonsense of our कॉन्वर्सेशन। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर द वर्ड नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है मीनिंग में इसका। नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक साउंड हो गई हमारे पास में, या कोई भी अदर प्रॉपर्टी हो गई साउंड की, तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं। यानी कि हमारी कॉन्वर्सेशन जैसे खुसफुसाहट करते हैं ना हम, तो उसमें क्या आती है, एक अलग तरीके की साउंड आती है। तो उसी को बोला है कि ही लव टू एनालाइज एवरी लिटिल, छोटी छोटी नॉनसेंस जो आवाजें आ रही हैं हमारी कॉन्वर्सेशन की। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, एनालाइज कर रहा है हमारी नॉनसेंस को। नॉनसेंस वैसा वाला नहीं है, नॉनसेंस क्या है, साउंड के टर्म्स में है, जो आवाज के टर्म्स में आती है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 पे। द वर्ड सिमिलर टू अनफ्रेंडेंट इज जेन्युइन, डिसऑनेस्ट, स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो अनफ्रेग्नेंट का मतलब क्या होगा, सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम्स पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए, जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है, ओरिजिनल चीज होना। जेन्युइन मीन्स ओरिजिनल, या फिर अन, जो आपके ओरिजिनल कॉपी होती है ना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हो, आप देखते हो कि वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल होता है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हम तो बेसिकली वर्ड ओरिजिनल ही यूज करते हैं। उसके अलावा दूसरा सिनोनिम्स हमारे पास क्या आ जाता है, जेन्युइन। जेन्युइन भी ओरिजिनल का ही एक मीनिंग वर्ड है, या फिर हम यूज कर सकते हैं अनफ्रेंड। तो ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भाई ईमानदार नहीं होता। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस का मीन्स हो जाता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग हो जाता है। डिसऑनेस्ट को अगर हम डिसऑनेस्ट को बोले, अगर सिमिलर वर्ड बोले, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर मीन्स क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट का करप्ट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का मीन्स है इम्पल्सिव। ठीक है, जेन्युइन का मतलब हो गया आपका ओरिजिनल बोल सकते हैं, या अनफ्रेग्नेंट बोल सकते हैं। तो ये क्या थे, सिमिलर वर्ड्स थे। नेक्स्ट राइट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। द वर्ड सिमिलर टू प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, जो इसके समान वर्ड होगा, ये क्या है, प्रोस्किकुलेट,
आउटस्टैंडिंग, ऑब्सक्योर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर है प्रोमिनेंट का राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब आप समझते हो क्या होता है भाई, आउटस्टैंडिंग होता है कि बहुत अच्छा करना किसी चीज के बारे में, बहुत ही फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया गया। तो सिमिलर मीनिंग वर्ड हम देख रहे थे, तो प्रोमिनेंट का आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। ऑब्सक्योर को अगर हम देखें तो ऑब्सक्योर मीन्स मुर्की, ऑब्सक्योर का मतलब हो गया मुर्की, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या फिर नेक्स्ट प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मीन्स हो जाए कॉन्टेस्ट, इसका मीनिंग क्या हो गया, कॉन्टेस्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करना ये कहाँ हमारे लॉ वगैरह में स्टार्ट होता है, ये वर्ड यूज होता है, या कॉन्टेस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, किसका सिमिलर वर्ड हो गया, प्रोमिनेंट का हो गया, ऑब्सक्योर का क्या हो गया, मुर्की हो गया, प्रोसिक्यूट का मतलब हो गया, प्रोसिक्यूट का मतलब हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्टेंट मतलब कांस्टेंट कराना किसी चीज को, जब कंटेस्टेंट जो स्टार्ट होता है ना उसको बोला जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 21। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। ऑप्शन ए बोलता है शी डिडंट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, बी सी डिडंट गो टू द मार्केट यस्टरडे, शी डजंट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, सी डजंट गो टू द मार्केट यस्टरडे। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा जो है राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो बी इसका राइट आंसर है, इसमें शी डिडंट गो टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। कैसा सेंटेंस है ये, निगेटिव सेंटेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का सेंटेंस है, निगेटिव, निगेटिव में क्या आ जाता है, जब नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया हमने, डिडंट गो, तो क्या इस्तेमाल किया, डिडंट गो। ऊपर वाले में क्या था, शी डिडंट वेंट, तो ये यहाँ पर इसलिए गलत हो गया। शी डजेंट का इस्तेमाल किया था, इन्होंने यहाँ पर गलत फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी थी। यहाँ पर भी आपने क्या किया था, डजेंट गो, गो का इस्तेमाल, तो राइट क्या था, शी डिडंट गो टू द मार्केट, निगेटिव सेंटेंस था, डिडंट था। तो यहाँ पर बेस क्या हो गई, विदाउट, तो हैंस गो क्या होगा, यहाँ पर जो गो वर्ब लगेगी किसके साथ में, डिडंट के साथ में, तो वो क्या होगी, करेक्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 22। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई एम इंटरेस्टेड डैश्ड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, कि मैं नई भाषा सीखने में दिलचस्पी रखता हूं, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, इन, एट, विद या फिर बाय। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो प्रीपोजिशन यूज हुई है इंटरेस्टेड का, इन, इंटरेस्टेड यानी कि मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूं, कि किसी चीज का मैं इन्वॉल्वमेंट बता रहा है अपना, कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें इंटरेस्ट अपनी इच्छा जाहिर करना चाह रहा है उस चीज में, तो वहां पर हमारी प्रीपोजिशन यूज होगी इन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। आपको राइट टेंस का यहाँ पर बताना है कि कौन सा राइट टेंस होगा। तो ही हैज वेंट टू द स्टोर, ही हैज गॉन टू द स्टोर, ही हैव गॉन या ही गॉन टू द स्टोर, तो ये तो हटा दो यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ही हैज गॉन टू द स्टोर। गॉन क्या है यहाँ पर, गोन क्या है यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर, गोन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, किस चीज का, गो का। गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या है यहाँ पर, गोन इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में होता है। सेंटेंस क्या था हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस कौन सा था यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज गॉन टू द स्टोर, गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 24। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली सही स्टेटमेंट होगा वो हमें बताना है। वी डिस्कस्ड अबाउट द इशू, वी डिस्कस्ड ऑन द इशू, वी डिस्कस्ड द इशू या वी डिस्कस्ड फॉर द इशू। तो राइट आंसर क्या है, वी डिस्कस्ड द इशू, हमने जो भी समस्या थी उसके बारे में वार्तालाप करी, डिस्कशन किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि डिस्कस क्या है यहाँ पर, डिस्कस जो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ड है डिस्कस यहाँ पर। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिपोजिशन, यहाँ पे जो डिस्कस था ये ट्रांजिटिव वर्ड है, इसमें किसी भी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अपवाद की तरह है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, वी डिस्कस्ड ऑन द इशू कर सकते हो आप पे, तो ये गलत हो जाएगा। डिस्कस के बाद में हम किसी भी प्रकार की कोई भी प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ड है डिस्कस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है पैसिव वॉइस के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट। ये क्या है भाई, यहाँ पर पैसिव वॉइस है। तो ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस था, सब्जेक्ट परफॉर्म, किसमें क्या हो रहा है, कोई भी नो एक्शन में जा रहा है, ये सेंटेंस में कोई भी एक्शन, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, तो क्या हुआ यहाँ पर, तो सब्जेक्ट परफॉर्म नो एक्शन,
सब्जेक्ट ने कोई भी एक्शन को परफॉर्म नहीं किया। किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या था? द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। तो यहाँ पर माउस किससे चेज हो गया? कैट से हो गया। तो माउस किसी भी अभी एक्शन में नहीं है, कैट ने उसको चेज कर लिया है, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट आर्टिकल से आपका क्वेश्चन आ गया। माई सिस्टर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ए एन द। कौन सा आर्टिकल आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पर? ये यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माई सिस्टर इज एन आएगा यहाँ पर, एन ऑनेस्ट पर्सन इस्तेमाल होगा, एन आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा। क्यों क्यों होगा भाई यहाँ पर एन आर्टिकल यूज? तो ऑनेस्ट क्या हो गया भाई? विद अ वोवल साउंड। ऑनेस्ट में क्या आ रहा है भाई? वोवल साउंड आ रहा है, तो उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ऑनेस्ट बिगिन विद, देखो ऑनेस्ट HONEST, ये किससे? ऑनेस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? एन का इस्तेमाल किया। माई सिस्टर इज एन, एन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आता है 27, identify the sentence with correct subject verb agreement. The team are playing well today, the team is playing well today, the team has played well today, the team were playing well today। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर डैश कमिंग और टू द पार्टी, आर, इज, वर या फिर हैव। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाइदर द स्टूडेंट नॉर ए टीचर इज कमिंग टू द पार्टी। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा भाई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट कंजंक्शन। इस सेंटेंस में से किसने राइट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ही स्टडीड हार्ड सो ही पास द एग्जाम। तो यहाँ पर कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है? सो कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा, ही स्टडीड हार्ड सो ही पास्ड। तो यहाँ करेक्ट कंजंक्शन का यूज हुआ है कि किसी भी कॉज के, यानी कि कोई भी कारण बताने के लिए, ठीक है, या कोई भी एफर्ट जब आप कहीं पे लगाते हो या कोई भी कॉज, कोई भी रीजन देते हो, तो उस पर हम कौन से कंजंक्शन? सो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 30, करेक्ट प्रोनाउन आपको बताना है। दिस बुक बिलोंग टू जेन, दिस इज डैश बुक, हर बुक, शी, हर्स या फिर हिज। तो यहाँ पर बहुत इजी है भाई, किसके बारे में बात की जा रही है? जेन के बारे में बात की जा रही है। जेन क्या है? एक फीमेल है, फीमेल के लिए आप क्या यूज करोगे? हर यूज करोगे। और अगर मेल होता तो क्या यूज करते हो? तो हिम यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या? हिज, हिज यूज करते, हिज भी यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर? हर का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिज क्या होता है? जब मेल हो जाता तो यहाँ पर हिज का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास? ए इज द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे 30 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश के ग्रामर वाले पार्ट को डिस्कस किया। तो भाई इंग्लिश में आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ हमें कंजक्शन, कहाँ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, एक्टिव क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा, इन सारी चीजों पे बेस्ड मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। अगर आप लोग कहोगे और ज्यादा सेशंस लेने इंग्लिश के लिए, तो मैं और ज्यादा सेशंस रेडी कर दूंगा। तो कमेंट में आप लोगों के कितने आंसर सही हुए ये आपको बताने हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करके भाई कमेंट जरूर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब करो। साथ साथ में अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओगे, नीचे जो लिंक दिया गया है उससे आप बाय कर सकते हो। काफी यूजफुल नोट्स हैं, CDP हिंदी भी मैंने उसमें डाली है, साथ साथ SST साइंस के दोनों के मैंने आज काफी सारे PDF, 3 से 4 PDF ऑलरेडी मैंने अलग अलग टॉपिक के वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। CDP के ऑलरेडी सब कर दिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो काफी सारा कंटेंट हो गया भाई, अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे तो काफी सारा कंटेंट है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि जिसको भी नोट्स लेने हैं तो ये राइट टाइम है बाय करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।